Hello guys, welcome back to our channel. I am Jake, old is gold movie explainer. Today we're gonna talk about Bollywood movie योद्धा अकबर। इस मूवी का एक्सप्लेन शुरू होने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर लें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम गो टू मेन स्टोरी लाइन। वेल, मूवी के शुरुआत में ही हमें अमिताभ बच्चन की रेजोनेटिंग वॉइस में ये पता चलता है कि सन 1011 से कितनों ने वक्त वक्त पर हमारे हिंदुस्तान को लूटा है, इस मुल्क को कदमों तले रौंदा है और फिर सन 1450 में कदम रखा मुगलों ने, जिन्होंने इसे अपना घर बनाया, इसे प्यार दिया। बादशाह बाबर से शुरू हुई मुगलिया सल्तनत हुमायूं से होते हुए अकबर तक पहुंची, जिसे मुगलिया दौर में सबसे ऊंचा दर्जा हासिल हुआ। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर मुगलों का वाहिद एक ऐसा बादशाह जिसकी पैदाइश हिंदुस्तान के सरजमीन पर राजपूताना में एक हिंदू राजपूत के घर में हुई, और दूसरी तरफ थी राजकुमारी जोधा, जिसका जन्म भी राजपूताना में ही हुआ, आमेर में। उसके पिता थे राजा भारमल और माँ रानी पद्मावती। उन्होंने उसका ब्याह बचपन में ही अजबगढ़ के राजकुमार रतन सिंह के साथ तय कर दिया। राजपूत जो बचपन से ही लड़ने की ट्रेनिंग किया करते थे ताकि वो अपने घर की और अपने राज्य की हिफाजत कर सकें, और उनमें था एक योद्धा राजकुमार सूजामल, जो जोधा का चचेरा भाई था। सूजामल के पिता के मृत्यु के बाद आमेर की गद्दी राजा भारमल को मिली, जिसके वजह से सूजामल अकेला पड़ गया था, क्योंकि उसकी तकदीर भी उसे आमेर से दूर ले जा रही थी। ठीक उसी तरह राजकुमारी जोधा की कहानी भी तकदीर ने राजपूत रजवाड़ों की दुनिया से बाहर ही लिख दी थी। और अब सन 1555 है। ये वो साल था जब हुमायूं की मौत के बाद मुगलिया सल्तनत के पाए डगमगा गए थे। इस मौके का फायदा उठा के राजा हिम ने दिल्ली के गद्दी पर कब्जा कर लिया और फिर जंग छिड़ी पानीपत की। एक तरफ था राजा हिम, जिसकी सेना मुगल सेना से 2 गुना अधिक थी, और दूसरे तरफ था बैरम खां, जो हुमायूं का वफादार सिपह सालार था, जो 13 वर्षीय जलालुद्दीन के कच्चे नाखून को तेज कर रहा था। वहीं जंग के मैदान पर देखा जाता है कि बैरम खान मोहम्मद जलालुद्दीन को जंगी लिबास पहनाते हुए कहता है कि मुगलों का मुकद्दर आपसे वाबस्ता है जलालुद्दीन, और वहीं ये भी याद दिलाता है कि आपके वालिद हुमायूं का सिर्फ एक ही मकसद था कि सारे हिंदुस्तान पर मुगलों का झंडा लहराया जाए। इन्हीं बातों के बाद एक भयानक जंग शुरू हो जाती है और राजा हिंद हार जाता है, और बैरम खान ने राजा हिंद को मारकर जलालुद्दीन को 13 साल की उम्र में ही दिल्ली के गद्दी पर बैठाल दिया। और अगले 6 साल में हिंदुस्तान को पूरी तरह हासिल करने के लिए बैरम खान ने जलालुद्दीन के नाम पर आसपास के तमाम राज्यों पर यह फरमान भेजा। वो ये था कि मुगल शहंशाह मोहम्मद जलालुद्दीन के तरफ से आगाह किया जाता है कि अरसाए 1 माह में आप अपनी सल्तनत के फौज और खजाना मुगलिया सल्तनत के हवाले कर दें, और मुगल सल्तनत के मातहत रहकर वफादार रहते हुए जजिया और दूसरे महसूलात अदा करें। अगर आपने इससे इनकार किया या इस शाही फरमान पर आपने अमल नहीं किया तो नाकाबिले माफ़ी जुर्म होगा और ये गुनाह समझा जाएगा, और मुजरिम बागुनेगार के साथ उसकी सल्तनत को भी नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। आप पर जलाले जलालुद्दीन का इताब नाजिल होगा, फ़कत बाहुक्म शहंशाह हिंदुस्तान जलालुद्दीन मोहम्मद। तो वहीं से ये फरमान सुन लेने के बाद कुछ राजाओं ने कहा तो कि हमें मंजूर है, तो कुछ ने कहा कि हमें थोड़ा वक्त चाहिए, तो कुछ ने कहा कि हम फरमान सुनने के आदी नहीं हैं, निकालो इन फरमान लाने वालों को, तो कुछ ने कहा कि हमें यह मंजूर नहीं है, और वो फरमान फाड़ के फेंक देते हैं। फिर उसके बाद जंग शुरू हो जाती है, जहां हम इस मूवी में पहली बार मोहम्मद जलालुद्दीन को देखते हैं, जो अपने घोड़े पर सवार होकर जंग के मैदान में आ रहे हैं। इस मूवी में जिनका रोल निभाया है ऋतिक रोशन ने। उसके बाद हम देखते हैं कि मुगल जीत जाते हैं और सामने वाले राजा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तभी बैरम खां अकबर से बोलता है कि ऐ अजीमुशान शहंशाह, अब इस नामुराद का सर कलम कर दिया जाए। तभी अकबर ऐसा करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि हमें सिर्फ मुल्क पर ही नहीं बल्कि लोगों के दिलों पर भी राज करना है। ये मुल्क हमारा है, इसे बसाना है, उजाड़ना नहीं है। तभी वो उसी वक्त बैरम खां को अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त करते हुए उनको मक्का मुअज्जमा भेज देते हैं। उसके बाद हम राजकुमारी जोधा को देखते हैं उनके महल में तलवारबाजी करते हुए, जिनका रोल निभाया है इस मूवी में ऐश्वर्या राय ने। और वो सूजामल से तलवार चलाने की ट्रेनिंग कर उनसे बातें करने लगती हैं और कहती हैं कि आपको आमेर का जल्द ही राजा नियुक्त कर दिया जाएगा। पिताजी आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं। वो कह रहे थे कि आप बहादुर हैं और सारी प्रतियोगिताएं जीत चुके हैं, और अब आपकी ट्रेनिंग भी पूरी हो चुकी है, तो अब देर किस बात की, आप जल्द ही आमेर की गद्दी पर विराजमान होंगे।
उसके बाद दशहरा का शुभ अवसर देखा जाता है, जहां राजा भारमल अनाउंसमेंट कर देते हैं कि आमेर की बागडोर भगवान दास की होगी, यानी आमेर की गद्दी पर भगवान दास बैठेंगे और सूजामल भगवान दास के अधीन रहकर कार्य करेंगे। और ये सुनना था कि सूजामल गुस्से में लाल हो जाते हैं और वहां से उठ के चले जाते हैं, क्योंकि सूजामल को किसी के अधीन रहकर राज्य को संभालना मंजूर नहीं था। सच तो यह था कि आमेर की गद्दी सूजामल के पिता की थी और अब हक उस पर सूजामल का ही था, लेकिन जब गद्दी उनको ना मिली तो वो आमेर छोड़कर चले गए और यहाँ से जाकर वो मुगल सूबेदार अजमेर के किले में शरीफुद्दीन से मिलते हैं। यहाँ पर हम इस मूवी के मेन विलेन शरीफुद्दीन को देखते हैं, जिसका रोल निभाया है नितिन धीर ने। और शरीफुद्दीन बख्शी बानो के शौहर और मोहम्मद जलालुद्दीन के बहनोई हैं। तभी शरीफुद्दीन सूजामल से कहता है कि ठीक है, हम आपको आमेर पे तख्तनशीन होने में पूरी मदद करेंगे, लेकिन उसके बाद आप हमारी मदद दिल्ली पर हमले में करेंगे। तब सूजामल ये बात सुनकर चौंक जाते हैं कि दिल्ली पर हमला, ऐसा क्यों, जबकि आपके साले हैं शहंशाह मोहम्मद जलालुद्दीन और वो तो वहाँ पर तख्तनशीन हैं, तो क्या आप उन पर हमला करना चाहते हैं? तब शरीफुद्दीन कहता है कि हाँ, मेरी शादी जलालुद्दीन की बहन बख्शी बानो से हुई है। उसी के बाद हमें नागौर, निवाद और अजमेर का हाकिम बना दिया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पानी और तमन्नाओं की तासीर एक जैसी होती है, सिर्फ आगे बढ़ते जाना। तो क्या आप हमारी मदद करेंगे? तो सूजामल अपनी गर्ज में आकर हाँ कह देते हैं। वहीं के बाद हम राजा भारमल को देखते हैं, जिन्हें ये बात पता चल चुकी है कि सूजामल ने शरीफुद्दीन से हाथ मिला लिया है और वो फिर काफ़ी फिक्रमंद होकर सारे राजपुताना की एक बैठक बुलाते हैं तीनों किंगडमों के बॉर्डर पर, क्योंकि इसी में राज्य की भलाई है। और वो ये बात समझते हैं सबसे कि क्या अब इस हालात में जलालुद्दीन से समझौता करना ठीक रहेगा। पर वहाँ बैठे सभी राजपूत राजा इस बात से इनकार कर देते हैं और सब लोग इनका बहिष्कार कर देते हैं और इसके साथ साथ रतन सिंह के पिता रतन सिंह और राजकुमारी जोधा का रिश्ता भी तोड़ देते हैं। अब राजा भारमल बिल्कुल तनहा हो चुके हैं। तभी वो मोहम्मद जलालुद्दीन से मिलने जाते हैं। तभी हम संगानेर में जलालुद्दीन को एक हाथी के अखाड़े में देखते हैं और फिर जलालुद्दीन अखाड़े से फारिग होने के बाद राजा भारमल से मुलाकात करते हैं। तभी राजा भारमल समझौते के तहत अपनी बेटी राजकुमारी जोधा का रिश्ता खुद उन्हीं से यानी मोहम्मद जलालुद्दीन से करने को कहते हैं। तब जलालुद्दीन थोड़ा सा वक्त लेते हैं इस बात को समझने के लिए और फिर उन्हें समझ आता है कि इस रिश्ते की वजह से हमारी सल्तनत और भी मजबूत हो जाएगी। इस वजह से वो भी उस रिश्ते को कबूल कर लेते हैं। पर इस रिश्ते से राजकुमारी जोधा पहले तो इनकार कर देती हैं, पर माँ बाप के बहुत समझाने के बाद जोधा इकरार तो करती हैं, पर उससे पहले जलालुद्दीन से मिलकर कुछ शर्तें रख देती हैं कि जलालुद्दीन जोधा का धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर नहीं करेंगे और उनके महल में एक मंदिर भी तामीर कराएंगे। और फिर जलालुद्दीन इन शर्तों को मान लेते हैं और फिर इन दोनों लोगों की शादी हो जाती है। पर वहाँ महल में बहुत से लोगों को ये रिश्ता काफ़ी नागवार गुजरता है, जिसमें सबसे ज़्यादा खिलाफ होती हैं जलाल की दाई माँ महामंगा, जिनका रोल निभाया है ईला अरुण जी ने। तो महामंगा ने बड़ी ही सख्ती से जोधा के ऊपर नज़र रखना शुरू कर दिया। वहीं पर देखा जाता है कि शुरू में जोधा जलाल पर पूरी तरह से यकीन नहीं करती थी। तभी उन्होंने जलाल को अपने करीब आने से मना कर दिया था। तभी जलाल कहते हैं कि ठीक है, जब वो दिन आ जाएगा कि आपके दिल में हमारे लिए जगह हो जाएगी, तभी हम आपके करीब आएंगे। वहीं से धीरे धीरे दिन गुजरने लगा और जोधा और महामंगा की नोकझोंक भी बढ़ने लगी। तभी एक दिन महामंगा के हाथ वो खत लग जाता है जो जोधा ने अपनी शादी से पहले सूजामल को अपनी मदद के लिए लिखा हुआ था, पर भेजा नहीं था। उस खत को अपने बक्से में रख लिया था और अब महामंगा ने उस खत का गलत टाइम पर गलत तरीके से इस्तेमाल किया। एक तरफ उस खत को सूजामल के पास भेज देती हैं और दूसरे तरफ जलाल को जोधा के खिलाफ भड़का देती हैं कि जोधा की शादी यहाँ होने से पहले रतन सिंह के साथ फिक्स हो चुकी थी और उसने उसको ही खत लिखा है और वो शायद आज जोधा से मिलने आ रहा है। बस इतना सुनना था कि शहंशाह को गुस्सा आ जाता है और वो जोधा पर सख्त नज़र रखने लगते हैं। फिर रात में सूजामल जोधा से मिलने आते हैं और तभी जोधा भी किले से बाहर जाकर सूजामल से मुलाकात करती हैं। तभी सूजामल जोधा से पूछते हैं कि क्या हुआ जोधा, तुम ठीक तो हो? वो खत तुमने क्यों भेजा था? तब जोधा कहती हैं कि हमने कोई खत नहीं भेजा और अभी इन दोनों लोगों की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि शहंशाह इन लोगों को अपने किले से देख लेते हैं और गिरफ्तार करने का हुक्म सुना देते हैं। तभी सूजामल वहां से भाग जाते हैं, लेकिन जोधा को गद्दार समझ लेते हैं। उनका यह मतलब था कि ये अपने पिता राजा भारमल से मिलकर हमें गिरफ्तार करवाना चाहती हैं। फिर भी सूजामल तो वहां से निकल जाते हैं
पर शहंशाह जोधा से सवाल तलब कर लेते हैं कि कौन था वो जिससे आप यूं किले से अकेले मिलने गई थी। क्या वो नजफगढ़ का राजकुमार रतन सिंह था? तभी इस बात से जोधा गुस्सा हो जाती है कि ये हम पर शक कैसे कर सकते हैं। वहीं से शहंशाह जोधा को उनके घर आमेर भेज देते हैं। उसके बाद जलालुद्दीन की मां, जो कि सियासी मसले पर ईरान गई हुई थी, और उन्होंने महामंगा के रचे हुए खेल का खुलासा कर उनको बेनकाब कर दिया। और अब शहंशाह को सब कुछ साफ साफ नजर आने लगा कि जोधा बेकसूर थी, उन पर महामंगा ने इल्जाम लगाया था। तभी जलालुद्दीन की मां जलाल को समझा के भेज देती हैं कि जाओ और जोधा को मना कर लेके आओ। वहीं के बाद जलाल जोधा के घर यानी आमेर जाते हैं। तभी वहां पर राजा भारमल इनका काफी अच्छा स्वागत करते हैं, पर जोधा अभी भी काफी गुस्सा हैं। तब रात में देखा जाता है कि जलाल जोधा को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी जोधा जलाल को बोलती हैं कि आपने राज करना सीखा है पर लोगों के दिलों को जीतना नहीं सीखा। जिस दिन आप दिलों को जीतना सीख जाएंगे उस दिन से आप पूरे राज के हर इंसान पर राज करेंगे। उसके बाद हम अगले दिन की सीन में जोधा को तलवारबाजी करते हुए देखते हैं। और तभी जलाल अपने आरामगाह से निकलकर जोधा को तलवार चलाते हुए देखते हैं और जोधा की तलवारबाजी जलाल को काफ़ी पसंद आ जाती है। तभी वो जोधा से कहते हैं कि चलो मेरे साथ तलवारबाजी करके देखो, अगर हम जीते तो तुम मेरे साथ चलोगी और अगर हम हारे तो हम यहाँ से तन्हा ही चले जाएंगे। उसके बाद दोनों में बड़ा ही खूबसूरत तलवारबाजी का कंपटीशन होता है और अभी जीत या हार का फैसला नहीं हुआ था कि पीछे से कोई जोधा को आवाज़ दे देता है। तभी जोधा की तलवार हाथ से छूट जाती है और वहीं वो हार जाती हैं, पर वो अपनी हार स्वीकार नहीं करती क्योंकि उनका मन भटक गया था किसी की आवाज़ आ जाने की वजह से। इसीलिए वो जलाल के साथ जाने से मना कर देती हैं। तभी जलाल बोलते हैं कि हमें यकीन है कि हम आपका दिल जीत चुके होंगे और जब आपको ये एहसास हो जाए तब आप आ जाइएगा। उसके बाद जलाल के दिल में चुप गई थी जोधा की वो बात दिल जीतने वाली। तभी शहंशाह महल में वापस आते ही एक आम आदमी का भेष बदलकर अपने दो खास आदमियों के साथ आगरा के बाजार में निकल जाते हैं और वहीं शहंशाह को तीर्थ यात्रा महसूल के बारे में पता चलता है और साथ में महंगाई के बारे में भी पता चलता है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाता है कि जलाल का बहनोई शरीफुद्दीन जलाल को ख़त्म करने का मंसूबा बना रहा है। उसके बाद हम अगले दिन की सीन देखते हैं जहां शहंशाह दरबार में आकर तीर्थ यात्रा महसूल ख़त्म करने का ऐलान कर देते हैं, जिससे आवाम काफ़ी खुश हो जाती है और फिर वहां की आवाम खुशी से जलालुद्दीन को अकबर के नाम से नवाजती है। वहीं से शहंशाह का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पड़ जाता है और फिर सभी लोग खुशी से खूब नाचते और गाते हैं। वहीं पर एक खूबसूरत सॉन्ग होता है, अजीमुशान शहंशाह हिंदुस्तान तेरी जान मरहबा। बहुत ही उम्दा तरीके से इस गाने को फिल्माया गया है और ये जब सॉन्ग होता रहता है तभी राजकुमारी जोधा आमेर से आगरा के किले में भी आ जाती हैं और इन्हें देख सभी लोग खास तौर से अकबर बहुत खुश होते हैं। उसके बाद वो सॉन्ग खत्म होने के बाद अकबर अपनी आवाम के साथ आगरा की गलियों में निकल जाते हैं उनकी खुशी में अपनी खुशी जाहिर करने के लिए। और वहीं भीड़ में शहंशाह को एक कातिल छुपकर जहर आलू तीर मार देता है। तभी वहाँ काफ़ी अफरा तफरी का माहौल हो जाता है और उस कातिल को पकड़ लिया जाता है, पर वो तुरंत पकड़ जाने के बाद ही खुद जहर खा लेता है ताकि उसे किसने भेजा ये कोई पता न लगा सके। फिलहाल ये बात तो अब राज ही रह गई और उधर अकबर की काफ़ी तबीयत बिगड़ती जा रही है। वहाँ के जितने भी हकीम और वैद्य जो भी हैं वो सब मिलकर शहंशाह की खिदमत में लग गए हैं, पर अब शहंशाह बेहोश हो चुके हैं और शाम हो चुकी है और वहाँ का हर एक शख्स शहंशाह की सलामती के दुआ में लग गया है। उसके बाद जोधा ये सब देखकर रोते हुए अपने मंदिर में चली जाती हैं और वो भी दुआ करने लग जाती हैं। उसके बाद रात बीतते ही शहंशाह को होश आ जाता है। तभी महल में काफ़ी खुशहाली का माहौल होता है और फिर धीरे धीरे अब शहंशाह की तबीयत सुधरने लगती है। तभी दूसरे तरफ देखा जाता है कि शरीफुद्दीन अपने तीनों सूबों पर यानी नागौर, निवाद और अजमेर पर खुद मुख्तारी का ऐलान करते हुए सूजामल से मिलकर आमेर पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। और ये बात जैसे ही राजा भारमल को पता चली वो शहंशाह को आकर बता देते हैं और तभी शहंशाह को ये भी पता चल जाता है कि उन पर जो तीर से हमला हुआ था वो शरीफुद्दीन ने ही करवाया था। तभी शहंशाह काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं और वो वहीं राजा भारमल से कहते हैं कि शरीफुद्दीन को आमेर जाते हुए रास्ते में ही रोकना होगा। उसके बाद शहंशाह शरीफुद्दीन को रास्ते में रोक लेते हैं और फिर अमन का परचम बुलंद कर शहंशाह और शरीफुद्दीन आपस में बातें करते हैं। तभी शहंशाह को शरीफुद्दीन कहता है कि
हमारी फौज की जान का नुकसान होने से बेहतर है कि हम आपस में फाइट करेंगे। अगर हम जीते तो दिल्ली हमारी और तुम जीते तो हम ये मुल्क छोड़ के चले जाएंगे। और शहंशाह भी यही चाहते थे, तभी वो शरीफुद्दीन की इस बात को मान लेते हैं और कुछ देर फाइट होने के बाद शहंशाह शरीफुद्दीन को हरा देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम बख्शी बानो के शौहर न होते तो ये भाला तुम्हारे जिस्म के आर पार होता। अब तुमसे तुम्हें दिया हुआ अपना सारा सूबा वापस लेता हूँ और अब तुम्हारा सियासी मामलों में कोई अख्तियार नहीं होगा और ताउम्र तुम सल्तनत हिंदुस्तान के वफादार रहोगे। उसके बाद वहीं से सीन चेंज होती है अगले दिन सुबह की, जहां हम शहंशाह को उनके तख्त पर दीवाने आम में देखते हैं और वो अपने दरबार में सभी दरबारियों से ये कहते हैं कि ख़ास तौर पर हम सभी को बता देना चाहते हैं कि राजकुमारी जोधा मलिकाए हिंदुस्तान हैं और इनके शान में एक ज़र्रा बराबर भी गुस्ताखी नाकाबिले बर्दाश्त होगी और इस सल्तनत में किसी भी किस्म की गद्दारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और वहीं से उनके सभी दरबारी उनके इस हुक्म को अपने दिल से लगा लेते हैं। उसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।